हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आ गए हैं सब लोग। अरे इसको ना आप चार्ज नहीं किया तो इधर लगा दो सामने। काफ़ी लोग आ गए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अभी शानदार कॉन्सेप्ट आप लोग मैकेनिक्स और सोम का आप लोग देख रहे थे। अब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में इन दिनों हम लोग एक दो दिन से हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी बाकी हैं। थोड़ा सा हमने कोशिश करी है कि हम आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे रखें, क्योंकि सिंपल लेवल पे तो आप क्वेश्चन लगा ही लेते हैं। थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे तो मज़ा आएगा। काफ़ी लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग आप ठीक है, पीछे रखिए, थोड़ा हम दिख जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर कोई इसमें स्टूडेंट नया है तो उसके लिए मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि मेक माई करियर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस की एक सीरीज़ चला रहा है। इस फ्री क्लासेस की सीरीज़ में हम लोग जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं, जैसे DFCCIL है, UP आरवेनल है, SSC जेई है, UP ट्रिपल जेई है, ठीक है, राजस्थान के जो JEE के एग्जामिनेशंस हैं, हम इनको कवर कर रहे हैं। और फिलहाल हम लोग आपको प्रैक्टिस बैच पढ़ा रहे हैं। फ्री बैच हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ हम इनमें आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट। क्या क्या आपको मिलेगा ये आपको देखिए आइडिया होगा। इन सारे एग्जामिनेशन के अलावा हमारी क्लासेस में आपको लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास के अलावा आपको कुछ वीडियोस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की आपको दरकार है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। हम लोग हर शनिवार ये जो बैच चलाते हैं, हम लोग मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। अगर कोई नया बच्चा है तो मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। एंड एवरी सैटरडे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लास लेते हैं, जिसको हमने कॉन्सेप्ट टॉक इसका नाम दिया है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, कॉन्सेप्ट टॉक जो इसका नाम है। इस पर हम एक नया कुछ टॉपिक लेके आते हैं, जिसपे हम कंसेप्चुअली आपको सिखाते हैं। आप किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स ही पढ़ाऊंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई एक टॉपिक चुन लीजिए, मुझसे बता दीजिए, तो मैं उस पर जो है कॉन्सेप्ट टॉक लेकर के आऊंगा शनिवार को। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप शनिवार को किस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्विज मिलेगा, टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, और ये सब कुछ आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। हमारा जो मेक माई करियर का ऐप है, वहीं आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐप आपको कहाँ से मिलेगा? ऐप आपको मिलेगा मेक माई करियर का हमारा प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लीजिए ऐप। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सर मैराथन कब स्टार्ट होगा? प्रशांत, बहुत जल्दी मैराथन शुरू होगा। अभी एक क्लास में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर मैं एक क्लास लेके आ रहा हूँ। फिर जल्दी से जल्दी लोग मैराथन भी शुरू करने वाले हैं। ये सारे वो चीज़ें हैं जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि। मुझे आप शायद जान गए होंगे अब तक, मेरा नाम GD पांडे है और मैं फिलहाल यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस आपको पढ़ा रहा हूँ। कई सारी क्लासेस हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए। जैसे अभी एक हम आजकल बड़ा चर्चा में है ना, कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अभी एक वेब सीरीज आई थी ना, एस्पिरेंट्स, जिसका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ कि आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, AE की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपके पास प्रॉपर प्लान बी है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और असल में प्लान बी है क्या? ठीक है, तो प्लान बी पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत जल्द एक वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ सरफेस टेंशन बहुत डिटेल में 2 घंटे की क्लास है, जिसमें सरफेस टेंशन पूरा खोल के रख देंगे अच्छे से। प्रशांत कुमार का कहना है कि सर क्या कहना है सर, इसी बार बर्नौली का प्रूफ करा देना। ठीक है प्रशांत, प्रूफ करा देंगे। प्रूफ हम लोग इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि प्रूफ एग्जामिनेशन में पूछता नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं कराते हैं। आप गेट या IAS की तैयारी कर रहे हैं क्या? JEE में तो प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, बट किसी दिन आपकी डिमांड है तो बर्नौली का हम पूरा प्रूफ आपके सामने करा देंगे कि प्रूफ कैसे करते हैं, आप सीख जाओगे। चलिए, सवाल के जवाब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखने लगा है।
चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आप जवाब दीजिए, मैं भी एक बार ज़रा मोबाइल से भी कमेंट चेक कर लेता हूँ। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाइए। फर्स्ट का आंसर कुछ लोग कह रहे हैं बी पार्ट है। हम लोग एक एक सवाल को बहुत ध्यान से लगाएंगे, बहुत आराम से लगाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सवाल लगाएंगे, सीखेंगे, साथ साथ सवाल के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जो कि हमारा मेन मोटिव है। हमेशा से हमारा मेन मोटिव कॉन्सेप्ट भी सीखना रहता है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। What are the forces that influences the problem of fluid statics? बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि फ्लूइड स्टैटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप फ्लूइड स्टैटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो फोर्सेस प्रभावित करते हैं। देखो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में आप जान लो कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। पहला पार्ट क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स। दूसरा पार्ट क्या है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तीसरा पार्ट है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता है? फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता है कि यहां पर चीजें रेस्ट में रहती हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या होता है? यहां मोशन में रहता है। और डायनामिक्स में क्या होता है? यहां भी मोशन में होता है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में काफी सिमिलरिटी आपको दिखाई पड़ रही होगी कि यहाँ भी मोशन में है, यहाँ भी मोशन में है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? हम लोग काइनेमेटिक्स में ओनली मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन हम लोग डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं? हम लोग डायनामिक्स में मोशन के साथ साथ कॉज ऑफ मोशन के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब बात हो रही है स्टैटिक्स की, ठीक है ना? आंसर हम लोग कर लेंगे, कुछ नई चीजें सीखते हैं जरा। अगर फ्लूइड स्टैटिक्स की बात हो रही है, देखिए कितने सारे फोर्सेस यहां दिए हुए हैं ना। कौन कौन से फोर्स दिए हुए हैं? एक फोर्स दिया है ग्रेविटी फोर्स। क्या ग्रेविटी फोर्स काम करेगा? देखते हैं अभी। एक फोर्स दिया है विस्कस फोर्स। क्या विस्कस फोर्स काम करेगा? एक फोर्स दिया है प्रेशर फोर्स। एक फोर्स दिया है सरफेस टेंशन फोर्स। एक एक चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे बेटा। जब तक गहराई में नहीं पढ़ोगे ना, तब तक कभी भी आप सीख नहीं पाओगे। फ्लो बाय सम स्ट्रेस फोर्स इज कॉल्ड डायनामिक्स। ओके, तो इतने सारे फोर्सेस दिए हुए हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि ये बताइए कि निम्न में से कौन से फोर्सेस फ्लूइड स्टैटिक्स की पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व होते हैं, किनकी किनकी जरूरत पड़ती है। बताइए जरा, क्या आपको ग्रेविटी फोर्स का काम पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। फ्लूइड चाहे रेस्ट में हो, चाहे फ्लूइड मोशन में हो, अगर कहीं पर ग्रेविटी है, कहीं पर गुरुत्वाकर्षण है, तो फ्लूइड पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा। आप किसी ऐसे जगह चले गए जहां पर गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है, कहीं स्पेस में चले गए आप, तो वहां पर हो सकता है कि आपको इस बल की जरूरत ना पड़े। लेकिन स्टैटिक्स है कि डायनामिक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फ्लूइड ऐसी जगह है जहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा, यानी ये फोर्स तो होगा। दूसरा है विस्कस फोर्स। क्या विस्कस फोर्स होगा? विस्कस फोर्स कब आता है? जब फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर पर मूव करती है। विस्कस फोर्स कब आता है? जब फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर पे मूव करती है। जब फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर पे मूव करती है, तो उसके बीच जो रेजिस्टिव फोर्स आता है ना, उसी का नाम होता है विस्कस फोर्स। उसी के कारण एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। यहां कहा जा रहा है कि फ्लूइड किस में है? स्टैटिक्स में है। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट में है। जब फ्लूइड मूव ही नहीं कर रहा तो विस्कस फोर्स कहां से आएगा? क्योंकि विस्कस फोर्स तो उत्पन्न ही तब होता है जबकि फ्लूइड में मूवमेंट होता है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? तो यहां विस्कस फोर्स मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, विस्कस फोर्स नहीं होना चाहिए। क्या प्रेशर फोर्स काम करेगा? जी हाँ, प्रेशर फोर्स काम करना चाहिए। प्रेशर फोर्स के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं है, चाहे स्टैटिक हो और चाहे डायनामिक्स हो। मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है, जो लोग इसका आंसर बी पार्ट कह रहे हैं,
आप सरफेस टेंशन फोर्स को क्यों छोड़ दे रहे हैं? आपने सरफेस टेंशन फोर्स को कंसीडर नहीं किया। आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी और प्रेशर एक साथ दिया है, सरफेस टेंशन एक साथ दिया नहीं है, तो आंसर तो ए पार्ट मिल गया। अगर देखा जाए तो आंसर आपको ए पार्ट मिल गया, क्योंकि ग्रेविटी प्रेशर यहां, सॉरी बी पार्ट आपको मिल गया, क्योंकि ग्रेविटी यहां है, प्रेशर यहां है। ग्रेविटी विस्कस ये गलत हो गया, विस्कस सरफेस टेंशन गलत हो गया, ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन गलत हो गया। इस क्वेश्चन से परे होकर के जरा हम सोचें, हमें यह जानना है कि हम सरफेस टेंशन फोर्स को लेंगे या नहीं लेंगे। मुझे यह सवाल का जवाब दीजिए कि स्टैटिक कंडीशन में, क्वेश्चन तो हो गया, बी पार्ट उसका आंसर आ गया। मुझे यह जानना है कि अगर आप फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मुझे यह जानना है कि अगर आप फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए, अगर आप फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में आप सरफेस टेंशन फोर्स को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में आप सरफेस टेंशन फोर्स को लेंगे या नहीं लेंगे? अब आप सोचो ना, अगर इसी सवाल में एक ऑप्शन ऐसा बनता जहां पे लिखा होता ग्रेविटी, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। मान लो बी ऑप्शन जिसे आपने सही किया है, अगर बी ऑप्शन में लिखा होता ग्रेविटी फोर्स, इसके साथ ही लिखा होता प्रेशर फोर्स, और इसके साथ ही लिखा होता सरफेस टेंशन फोर्स। चलिए मान लीजिए सी ऑप्शन होता, बी तो आपने सही टिक कर दिया है, ये सी होता, तब बताइए बी सही आंसर होता कि सी? अगर बी ऑप्शन में लिखा होता ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स, ये बी ऑप्शन होता और ये सी ऑप्शन होता, तब आपका आंसर बी होता कि सी होता? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या फिर आप सिर्फ ए बी सी डी कर रहे हो। अगर जो बी ऑप्शन है उसको मैंने एज इट इज रखा, सी ऑप्शन में मैंने क्या कर दिया, एक फोर्स मैंने और ऐड कर दिया, सरफेस टेंशन फोर्स। क्या ये आंसर सही है? सी सही हो गया या बी सही हो गया? और सरफेस टेंशन फोर्स को अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपके छोड़ने का आधार क्या है? कैसे आप सरफेस टेंशन को छोड़ सकते हैं? क्या कारण है कि सरफेस टेंशन छोड़ा जा सकता है? कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, सर जब फ्लो स्टैटिक होता है तभी सरफेस टेंशन एरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, एरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। दीपक ने कुछ जवाब दिया है, लेकिन पूरी बात तो मेरे समझ नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बात ऑप्शंस की नहीं है, बात है कि कॉन्सेप्ट आपको आता है कि नहीं। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि सरफेस टेंशन फोर्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अमूमन निगलेक्ट कर देते हैं। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया। मैं परत दर परत, तह दर तह आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज की क्लैरिटी आपको दिला रहा हूं। आपको अगर बातें समझ में आती जाए तो थम्सअप वम्सअप करके बताना, ताकि मेरे को लगे कि हाँ मैं सही दिशा में चल रहा हूं। सरफेस टेंशन फोर्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। हम क्यों निगलेक्ट कर देते हैं? कुछ कारण होगा ना। अगर ऐसी स्थिति में बनता है तो भी ऑप्शन हम बी लगा सकते हैं सही, हम सरफेस टेंशन फोर्स को छोड़ सकते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स को हम क्यों छोड़ सकते हैं, उसका अपना एक प्रॉपर रीजन है। अब मैं उस रीजन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सरफेस टेंशन फोर्स को हम क्यों छोड़ सकते हैं। आइए जरा समझते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स को हम क्यों छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं सरफेस टेंशन फोर्स को। हर एक बात को समझो, क्योंकि क्वेश्चन ना कहीं से भी आएगा। जो अभी सवाल है जरूरी नहीं कि वही सवाल एग्जाम में आए, हो सकता है जो अभी सवाल नहीं है वो वाला सवाल एग्जाम में आ जाए, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो वाला सवाल एग्जाम में आ जाए। सरफेस टेंशन फोर्स, यू कैन नेग्लेक्ट द सरफेस टेंशन फोर्स, द क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ। ड्यू टू कोहेसिव फोर्स के कारण नहीं भाई। देखो, सरफेस टेंशन फोर्स के बारे में एक बात ये समझो, वो ठीक है सरफेस टेंशन फोर्स ड्यू टू कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। सरफेस टेंशन फोर्स के बारे में एक बात ये समझो, अगर हम वाटर के सरफेस टेंशन की बात करें तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, वाटर एयर इंटरफेस।
ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं। वाटर एयर इंटरफेस पे सरफेस टेंशन होता है 0.0736 न्यूटन अपॉन मीटर एट द रेट ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा सरफेस टेंशन तो बताऊंगा कि सरफेस टेंशन पढ़ते समय दो बातों को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। पहली बात कौन सी होती है? पहली बात होती है टेम्परेचर। जब भी आप सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो वहां पे टेम्परेचर जरूर मेंशन करिएगा। और दूसरी चीज होती है इंटरफेस। अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से ये देखिए कि न्यूटन पर मीटर का मतलब है 1 मीटर पर। बताइए 1 मीटर पर कितना फोर्स लग रहा है? 1 मीटर पर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0.0736 न्यूटन। आप सोचिए 1 मीटर अच्छी खासी लंबाई होती है और उस अच्छी खासी लंबाई के 1 मीटर की अच्छी खासी लंबाई पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? इतनी सी वैल्यू आ रही है 0.0736। तो लेंथ के हिसाब से फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर रीजन कि सरफेस टेंशन फोर्स को हम क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं नेग्लेक्ट कर देना है कि हाँ सरफेस टेंशन फोर्स हटाओ उसको नेग्लेक्ट करते हैं। यू हैव टू नो द प्रॉपर रीजन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट के पीछे का कारण नहीं समझोगे तो सवाल जब आएगा अच्छा तो आपको लपेट देगा। मैं आशा करता हूं बात समझ में आई। आज से कोई पूछेगा सरफेस टेंशन फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप कह देना हाँ कर रहे हैं, क्योंकि वाटर एयर इंटरफेस के लिए सरफेस टेंशन की ये वैल्यू होती है। देख लो भैया 1 मीटर की लंबाई पे मात्र 0.0736 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इतू सा फोर्स लग रहा है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बोलो भैया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? एक सवाल कितने सारे कॉन्सेप्ट को कवर करता है, इस सवाल से बढ़िया आप नहीं समझे होंगे। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। आप मुझे बताइए कि आपको बात पकड़ में आ गई या फिर नहीं आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मैं कमेंट पढ़ता हूं तब तक। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ वर्टिकल इमर्ज सरफेस फ्रॉम अ सरफेस ऑफ लिक्विड इक्वल टू? क्या होगा भाई? डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा बताइए। काफी लोगों ने दिल विल बना के भेजा है, मतलब बात समझ में आ गई। ऑसम टीचिंग स्टाइल, थैंक यू। ठीक है ना? वाओ सर, ऐसे ही क्वेश्चन कराया करो। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू। जब तक बेटा क्वेश्चन से संबंधित कॉन्सेप्ट नहीं कवर करोगे ना, कोई मतलब नहीं है। आप जो क्वेश्चन यहां पढ़ रहे हो वही थोड़ी आएगा एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है, एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। इसका आंसर तो सब बता लेंगे मुझे लगता है फटाफट। सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए? ए पार्ट। आप एच स्टार का फॉर्मूला पूछा है, एच स्टार इज इक्वल टू क्या होता है? एच बार आई जी अपॉन ए एच बार। कहां लिखा हुआ है? ए पार्ट में लिखा हुआ है। तो ये सब लोग इसका आंसर फटाफट बता लिया आप लोगों ने। सेकंड का आंसर क्या आ गया? ए पार्ट। समझ में आया ना? बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, शायद इसमें आप इतने कंफर्टेबल ना हो। इसको हम लोग फिलहाल स्किप कर दे रहे हैं, किसी दिन कराएंगे इसको कराने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ा और डिटेलिंग आपको कर दूं। तो 3 हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग 4 करते हैं। 4 करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। 3 भी कराएंगे आगे चल करके, अभी 3 छोड़ देते हैं, 3 कराएंगे आगे चल के। 4 करिए जरा। Resultant pressure of liquid in a case of immersed body acts through which one of the following? जो रिजल्टेंट प्रेशर होता है वो किस पॉइंट से एक्ट करता है? मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर कोई बॉडी है और यहां पर बहुत सारे प्रेशर लग रहे हो, तो ये सारे प्रेशर का एक रिजल्टेंट प्रेशर होगा, इन सारे प्रेशर का एक रिजल्टेंट प्रेशर होगा। और वो रिजल्टेंट प्रेशर जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा उसको हम अमूमन P से डिनोट करते हैं। और इस पॉइंट का नाम क्या होता है? इस पॉइंट का नाम होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या नाम होता है? सेंटर ऑफ प्रेशर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी पार्ट।
4 का आंसर क्या हुआ? बी पार्ट। समझ रहे ना? एक बार आपने अगर कंसेप्ट पकड़ लिया तो क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट बात नहीं रहेगी। चलिए 5 पढ़िए। 5, द प्रेशर सेंटर इज 5 का आंसर क्या होगा? नया एक वर्ड आया है, नया नाम है, इसलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूं कि प्रेशर सेंटर अगर पूछ ले तो भी आप कंफर्टेबल रहिए कि प्रेशर सेंटर कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है जो हम पहले से जानते हैं। आप लोग जब जवाब दिया करिए ना तो ऐसे लिखा करिए 4 का ए, 5 का बी, सिर्फ ए बी मत लिखा करिए, क्योंकि ना वो मुझे समझ नहीं आता कि आप 4 का बता रहे हैं या 5 का बता रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो कार्यप्रणाली है वो इस तरह से है कि वो थोड़ा सा लेट आता है, आपका जो कमेंट आता है वो थोड़ा सा लेट आता है। तो 5 का आंसर कुछ लोग कह रहे हैं बी पार्ट होगा, अ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। और लोग बताएं। हाँ सही बात है, सब लोग सही बता रहे हैं। तो जो प्रेशर सेंटर होता है क्या होता है? पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। जो बहुत सारे फोर्स लगते हैं वो जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे लगते हैं, वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसी को हम प्रेशर सेंटर भी कह सकते हैं। नाम नया है, पहचान पुरानी ही है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा देता हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रेशर सेंटर लिख के आ गया, आप कुछ और सुन के गए थे, कुछ और पढ़ के गए थे, तो आप कंफ्यूजिया जाते हैं। आप ना कंफ्यूजियाएं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्किप करने लायक है। 2 क्वेश्चन ऐसे डल गए हैं आज की पीपीटी में, थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, तो मैं इनको स्किप कर देता हूं। कभी कराऊंगा फिर थोड़ा सा पढ़ा भी दूं आपको ना, तो और अच्छे से आप कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन करिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल या परसों कराया भी था। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल या परसों कराया था, ट्राई करिए फिर से लग जाए आपसे अगर तो। द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ रेक्टेंगुलर लेमिना इमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर अप टू हाइट h इज गिवन बाई। कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है, कैसे करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे, सीधे आंसर निकल के आता है। h स्टार इज इक्वल टू h बार IG अपॉन AH बार। H बार की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? H बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैं आप पे कमेंट्स भी देखता रहता हूँ साथ साथ, आप लोग क्या बता रहे हैं, ठीक है ना? H बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? H बार की वैल्यू आ जाएगी h/2। IG की वैल्यू कितना आ जाएगी? BH³/12। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B/H। H बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h/2। ये सब कुछ पुट वुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? सॉल्व करके बताओ। 7वें का आंसर कुछ लोग कह रहे हैं सी पार्ट आएगा। जो लोग सी पार्ट कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा है? मजा आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा थम्स अप करके बताइए कैसी लग रही क्लास, आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद आना बहुत जरूरी है, आनंद ही नहीं आएगा तो कैसे पढ़ोगे? आनंद आना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग करते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने स्किप करा दिए, थोड़े से ना आड़े तिरछे टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़े से अजीब टाइप क्वेश्चन थे जो ईएस और गेट पे भी कम पूछे गए हैं, तो आप थोड़े से कंफ्यूज होते, कॉन्सेप्ट मिस करता। किसी दिन उन कॉन्सेप्ट को पढ़ा के तब क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? चलिए 9वें क्वेश्चन पे आइए, जरा बताइए क्या इसका आंसर होगा। सरफेस टेंशन वाली क्लास मैं शाम को 8 बजे रखने वाला हूं किसी दिन। 8 बजे आप लोग तैयार है ना? 2 घंटे की क्लास होगी, 8 से 10। 2 घंटे में पूरा सरफेस टेंशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हो तो थम्स अप करके बताइएगा। बहुत जल्द मैं डेट अनाउंस करने वाला हूं, आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। सिर्फ 2 घंटे सरफेस टेंशन पढ़िएगा। दुनिया का कोई भी जेईई, गेट, आईएएस का कोई भी एग्जाम हो, हर एक सवाल, हर एक बात का सरफेस टेंशन से संबंधित हर एक चीज का थ्योरेटिकल जवाब मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सब आपको हम सिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन अ स्टैटिक फ्लूइड, ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है? स्टैटिक फ्लूइड के बारे में ना एक मजेदार बात है, ये समझना आप, ठीक है ना? देखिए स्टैटिक फ्लूइड है जो है ना, स्टैटिक फ्लूइड में एक क्वालिटी ये होती है, या फ्लूइड में ये क्वालिटी ये होती है
कि नॉर्मल स्ट्रेस की चाहे जितनी बड़ी सी बड़ी वैल्यू आप लगा दीजिए, नॉर्मल स्ट्रेस का चाहे जितना बड़ा से बड़ा वैल्यू लगा दीजिए, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। यानी स्टैटिक फ्लूइड ना ऐसा बच्चा है जो नॉर्मल स्ट्रेस से बिल्कुल नहीं डरता है, ऐसा बच्चा है जो नॉर्मल स्ट्रेस से बिल्कुल नहीं डरता है। नॉर्मल स्ट्रेस ने कहा, पूछा स्टैटिक फ्लूइड से कहाँ हो, बोलता है मूवी देखने आए हैं। बोला अभी मारूंगा, बोले अरे चलो तुम्हारे जैसे मारने वाले बहुत देखे। बोले अरे कहाँ हो, बोले पीवीआर में हूँ। बोले नीचे खड़ा हूँ डंडा लेकर के। बोले अरे चलो देखा बहुत तुम्हारे डंडा लेकर खड़े होने वाले। नॉर्मल स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं सुनता। यानी मैं इसको बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि नॉर्मल स्ट्रेस ना इसका भाई है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, इसका भाई है। किसका भाई है? स्टैटिक फ्लूइड का। भाई डांटता रहेगा, वो कोई कुछ नहीं सुनेगा। भाई डांटता रहेगा कि मैं मारूंगा, पिटवाऊंगा, पीटूंगा, कुछ नहीं सुनने वाला। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन जो शियर स्ट्रेस है ना, अरे बाप रे, शियर स्ट्रेस से ये बहुत डरता है। शियर स्ट्रेस ना इसके पापा हैं। शियर स्ट्रेस इसके पापा हैं। पापा ने केवल पूछ भर लिया, बेटा कहां हो? बेटा पीवीआर में था, तो भी कह रहा पापा क्लास में हूं, आके घर में बात करता हूं, जल्दी से आ रहा हूं। और तुरंत सर के बल भागते हुए चला आया। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस की बड़ी से बड़ी वैल्यू पर भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। शियर स्ट्रेस की छोटी से छोटी से छोटी वैल्यू पर भी डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया बात? शियर स्ट्रेस, दीपक यादव कह रहा है शियर स्ट्रेस उसकी वाइफ होगी, ये भी सही है। हाँ, वाइफ से डर करके बिल्कुल डिफॉर्मेशन उसका हो जाता है। सही है, वेरी गुड। हाँ, दीपक ने अच्छा जोक किया है। तुम लोग का ह्यूमर बहुत अच्छा है। तुम लोग कपिल शर्मा का शो देखते हो क्या? एक एक कपिल शर्मा तो तुम लोग खुद एक एक कपिल शर्मा के बराबर हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंजीनियर के साथ यही तो फायदा होता है कि इंजीनियर जो है वो सब कुछ बन जाता है। उसके अंदर थोड़ा सा कॉमेडियन होता है, थोड़ा सा हीरो होता है, थोड़ा सा वो सिंगर होता है, थोड़ा सा वो कवि होता है, थोड़ा सा वो क्रिकेटर होता है। उन सब के बाद जो जगह बचती है उसके अंदर, उसमें वो इंजीनियर होता है। तो अच्छा जो किया दीपक यादव ने। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर क्या होगा बोलो भाई? 9 का आंसर होगा ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट। जब तक नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं तभी तक स्टैटिक फ्लूइड है। उसके बाद वो स्टैटिक नहीं रह जाएगा, वो फिर आगे फ्लो हो जाएगा। इंजीनियर्स हर एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ो। कह रहे इंजीनियर हर एक रूप में ढल जाता है। ठीक है, इंजीनियर शक्तिमान होता है। लेकिन वही इंजीनियर अगर उसकी नौकरी ना लगे ना, तो दुनिया उसको गंगाधर बना के छोड़ती है। तो शक्तिमान बनना है तो एक अदद नौकरी की तलाश बहुत ज़रूरी है। और नौकरी बड़ी आसानी से आप पा जाएंगे, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के कुछ महीने पढ़ाई कर लीजिए। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है भाई? हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 का आंसर बताइए। क्या कहता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ? अभी जब आपको पढ़ाऊंगा ना आगे, जब फ्लूइड मैकेनिक्स, तो बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता क्या है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये कहता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है भाई? ठीक है, फ्लूइड डेंसिटी 10 का आंसर ए पार्ट किसी ने दिया है। ओके, और लोग जवाब दें। हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ प्रेशर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में किसके बराबर होता है? देखो मान लो यहां पे कोई लिक्विड है और ये फ्री सरफेस है। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल किसका होता है? ये सिंबल होता है फ्री सरफेस का। अगर हम नीचे आएंगे, मान लो ये कोई पॉइंट है
और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, चलो मान लिया हमने डिस्टेंस z है। तो अगर हम प्रेशर का चेंजेस देखेंगे, यानी dp/dz अगर हम देखेंगे, dp/dz देखेंगे, तो वो किसके बराबर होता है? ρg के बराबर होता है। और ρg को हम लोग ना स्मॉल w भी लिख सकते हैं। बोलो यार, ρg को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल w भी लिख सकते हैं। स्मॉल w मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वेट। तो कुछ लोग ρg मैंने सिंपल करने के लिए लिख दिया, आप इसको डायरेक्ट स्मॉल w ही लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये ρg के बराबर हो जाएगा। कई बार यहाँ माइनस साइन भी लगा होता है। माइनस साइन क्यों लगा होता है ये आगे मैं कभी किसी दिन जब आपको समझाऊंगा तो बताऊंगा कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा होता है। अभी माइनस लगा दे रहा हूं खाली, ठीक है ना। अब बताओ, तो जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर हुआ वो किसके बराबर हुआ? स्पेसिफिक वेट के बराबर हुआ, कि फ्लूइड वेट के बराबर हुआ, कि फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हुआ। 10 का आंसर क्या होना चाहिए बताओ? 10 का आंसर कुछ लोगों ने कहा सी पार्ट है, कुछ लोगों ने कहा ए पार्ट है, बी और डी बचा है वो भी कह दीजिए, तो फिर सारे ऑप्शन निकल जाएंगे आराम से, ठीक है ना। आंसर क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट। द करेक्ट आंसर इज फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट। जो चेंजेस होते हैं वो स्पेसिफिक वेट के बराबर होते हैं। स्पेसिफिक वेट जानते हो तुम लोग ना? स्पेसिफिक वेट नहीं जानते हो क्या? और ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ नहीं जानते हो? देखो यहाँ पे नीचे आएंगे तो प्रेशर बदलेगा ना, यहाँ आएंगे तो प्रेशर बदलेगा ना। मान लो ये Z है और ये 2Z है, तो यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, यहाँ पे प्रेशर P2 होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे ना वैसे वैसे प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है। मान लो ये 3Z है, देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर में जो वेरिएशन होता है किसके साथ में? वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर में जो वेरिएशन लेंथ के साथ होता है वो माइनस स्मॉल w या माइनस ρg के बराबर होता है। अरे इसी से तो फॉर्मूला आएगा ना, P बराबर ρgh, और P बराबर ρgh से मैं क्या निकलवाऊंगा आपको? P बराबर ρgh से मैं निकलवाऊंगा H बराबर P/ρg। यहां से मैं प्रेशर हेड का कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। अभी आने तो दो, फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा पढ़ाऊंगा तब मजा आएगा आपको। ये बातें समझ में आ रही हैं? जितना नीचे जाएगा प्रेशर इंक्रीज होगा ऊपर, जी हाँ, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। समझ में आया हो तो बताओ। P बराबर ρgh का कॉन्सेप्ट, H इक्वल टू P/ρg, ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। बताऊंगा आपको कि जैसे एक आदमी होता है वो नीचे जब जाता है तैरने के लिए समुद्र में या कहीं पर, तो उसको सिलेंडर बांध के क्यों ले जाना पड़ता है? ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि उसे सिलेंडर बांध के लेना पड़ता है ना ऑक्सीजन के लिए, जबकि मछलियां कितने नीचे तैरती हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? वहां पर इसका रोल क्या है? प्रेशर का क्या रोल है? इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। अच्छा तुम लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक की संख्या कम है आज रोज से। एक बार लाइक कर दो जरा, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, 11वां सवाल। 11वां वैसे सिंपल सवाल है, कल मैंने इस तरह का एक सवाल कराया था आपके लिए। H स्टार की वैल्यू क्या होती है? H बार प्लस IG अपॉन या IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार। इसी वाले फॉर्मूले से आप 11वां सवाल लगा सकते हैं। जब इंक्लाइंड वाला मामला होता है, आप जानते हैं ना कि एक वर्टिकल केस हम लोग पढ़ते हैं, एक हॉरिजॉन्टल केस पढ़ते हैं, एक हम लोग वर्टिकल केस पढ़ते हैं, एक हम लोग हॉरिजॉन्टल केस पढ़ते हैं, और एक हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड वाले मामले में ये आता है H स्टार की वैल्यू। अब देखो क्या कह रहा है? वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द CG, यानी कि CG के नीचे जो सेंटर ऑफ प्रेशर है इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? आप जानते हो H बार होती है। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? H स्टार होती है। तो क्या करोगे? डिफरेंस पूछ रहा है तो H स्टार माइनस H बार कर दोगे। जब H बार कर दोगे तो H बार कैंसिल आउट हो जाएगा, H बार कैंसिल आउट हो जाएगा। जब H बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा, यानी कि 11वां का आंसर A पार्ट होना चाहिए। बोलो भाई,
11वां का आंसर ए पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कुछ लोगों ने जवाब दिया है, जरा मैं एक बार पढ़ लेता हूं जवाब। 11वें का ए ऑप्शन है। बताएंगे समर, बताएंगे। अभिषेक तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है ना, संख्या थोड़ी कम होती है तो मुझे लगता है कि क्या हो गया, कहां चले गए सब लोग। ठीक है, आंसर क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए ये सवाल लगाइए, बढ़िया सवाल है, आ गया बढ़िया न्यूमेरिकल। इसको लगाइए, बैठ करके सॉल्व करिए। सिर्फ ए पार्ट बी पार्ट ये हवा में उड़ाने से काम नहीं चलेगा, सवाल लगाना पड़ेगा। लगाइए जरा, लगाइए सवाल, लगाइए सवाल लगा के मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा इसका। क्या आंसर होना चाहिए भाई, बताइए। कह रहा है रेक्टेंगुलर टैंक है, कोई रेक्टेंगुलर टैंक है। सवाल पूरा लगाइए। रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्क्वायर सेक्शन, रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका सेक्शन कैसा है, स्क्वायर है। और जो सेक्शन स्क्वायर है तो 2/2 का स्क्वायर है, हाइट 4 है। यानी कुछ इस प्रकार का टैंक है ना, कुछ इस प्रकार का टैंक है। कुछ इस प्रकार का टैंक है। यानी स्क्वायर सेक्शन का मतलब क्या है कि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। 2 मीटर इधर भी है और 2 मीटर इधर भी है। और जो हाइट है आपका, जो हाइट दिया है ना बच्चों, हाइट की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर। हाइट की वैल्यू 4 मीटर दी हुई है। बोलो भाई, लगा लोगे सवाल ना? कठिन तो नहीं है, ऐसे सवाल आएंगे, एकदम जान लो। नहीं लगा पा रहे हो तो दिक्कत है, अभी लगा लो, मैं सामने हूं, लगाओ सवाल। चलो देखते हैं। हाइट 4 मीटर है, कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड। द रेशियो ऑफ टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वर्टिकल वॉल, किसी वर्टिकल वॉल पे निकाल लो और किसी बॉटम पे निकाल लो। चलो निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं किसी वर्टिकल वॉल पे। हम लोग चलो किसी वर्टिकल वॉल पे फोर्स निकाल लेते हैं। क्या फोर्स होगा? रो जी ए एच बार। रो ही रहेगा, जी ही रहेगा। सारा मामला किसका है? ए का। बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। जितना पूछे उतना बताओ, ए की वैल्यू कितनी होगी। मुझे आंसर नहीं चाहिए, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट मुझे नहीं चाहिए। मैं मना कर रहा हूं, कोई कमेंट नहीं करेगा। जो बात नहीं कहूंगा वो कोई कमेंट नहीं करेगा। मुझे चाहिए, बताओ हम वर्टिकल वॉल, हम किसी वर्टिकल वॉल पे क्या निकालना चाह रहे हैं? हम किसी वर्टिकल वॉल का एरिया निकालना चाहते हैं। मुझे बताइए वर्टिकल वॉल का एरिया कितना होगा। मुझे सिंपल सी बात है, बताइए कि वर्टिकल वॉल का एरिया कितना होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने और कुछ भी नहीं पूछा, मैं सिखा रहा हूं, सवाल लगाना आपको सिखा रहा हूं। यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा कि सीखते कैसे हैं। आपको पहले यह जानना पड़ेगा कि सवाल लगाते कैसे हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है। मुझे एरिया बताइए, एरिया वर्टिकल वॉल का एरिया कितना होगा? वर्टिकल वॉल का एरिया, कुछ लोग कह रहे हैं 4 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 4 होगा। वर्टिकल वॉल का एरिया पूछ रहा हूं। वॉल दिख रहा है? बोलो वॉल दिख रहा है, ये 4 होगा एरिया। इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। ये जो वॉल है ना, ये इस तरह की वॉल है, ये इस तरह की वॉल है। जैसे मेरा फोन है, देखिए ऊंचाई इसकी 4 है, ऊंचाई इसकी 4 है और बाकी लंबाई चौड़ाई 2-2 है। हाँ, मुकेश कुमार ने सही आंसर दिया है, मुकेश कुमार ने सही आंसर दिया है। अरे भाई ये वाली तो 4 है ना। देखा, अभी कुछ लोग आंसर दे रहे थे और सवाल गलत, एरिया गलत हो गया। समझे बेटा, सवाल गलत हो गया, आंसर आप निकाल रहे हैं। आंसर नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, सीखना है चीजों को। वर्टिकल वॉल का एरिया होगा 4x2। कितना होगा? 4x2। 4x2। बताओ भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई तो होता है, यानी 8 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। क्या होगा? 8 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। बोलो भाई। अब वॉल का एरिया आ गया, वॉल का एरिया आ गया। चलो यहां पुट कर देते हैं, रो जी एरिया 4x2।
अब बताओ वाल का जी कहां मिलेगा? जब जी खोजोगे तभी तो तुम निकाल पाओगे ना, जब जी खोजोगे तभी तो तुम निकाल पाओगे कि इसका एच बार क्या मिलेगा। जी कितने पे मिलेगा? जी मिलेगा हाफ पे। जी कितने पे मिलेगा? जी हाफ पे मिलेगा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही तो एच बार होगी। एक एक चीज सिखा रहा हूं, समझ में आ रहा हो? थम्स अप करके बताओ भाई। मैं फालतू में तो परेशान नहीं हूं, तुम लोग सीखना चाहते हो सारी चीजें ना, कि केवल आंसर जानना चाहते हो। नहीं चाहिए ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, भाई पहले सीखो। इसका जी निकालो, जी निकालोगे तो एच बार आएगा। एच बार कैसे आएगा? 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे। बोलो थम्स अप करके बताइए कि आपको बातें पकड़ में आ रही है कि नहीं, ये सब कुछ चाहिए कि नहीं जो मैं बता रहा हूं। एक एक चीज सिखा रहा हूं। कोई भी पेड बैच पढ़ लोगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। एक एक सवाल बता रहा हूं आपको। फिर देखो बॉटम का रो जी एच बार, रो वही रहेगा, जी वही रहेगा। बॉटम का एरिया बताओ, बॉटम का एरिया बताओ, और बॉटम के लिए एच बार की वैल्यू। बॉटम का एच बार तो बड़े बड़े नहीं निकाल पाते हैं, सो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। बात अगर सही लगे तो थम्स अप करके बताइएगा। बॉटम का एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि बॉटम यहां पे है ना, ये है बॉटम। देखो यार ये है बॉटम, दिस इज द बॉटम, दिस इज द बॉटम। बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2। बॉटम का जी कहाँ मिलेगा? बॉटम का जी कहाँ मिलेगा? बॉटम का जी यहाँ मिलेगा। बॉटम के जी से ये पूरी दूरी कितनी रहेगी? ये पूरी दूरी 4 रहेगी। पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? पूरी दूरी 4 मिलेगी, यही इसका एच बार होगा। पूरी दूरी 4 मिलेगी, वही उसका क्या होगा? एच बार होगा। यानी बॉटम के लिए क्या लिखोगे? बॉटम के लिए लिखोगे 4। बोलो इतनी बात पकड़ में आ रही है? थम्स अप करके बताओ। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 दूनी 8 चौक 32। बोलो भाई इतनी बात सबको पकड़ में आ गई है कि कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है पूछो। बोलो भाई, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। चलो तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16 रोजी। और यहां पे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 चौक 16 रोजी। कह रहा है कि डिवाइड कर दीजिए, कह रहा है डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपस में कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। 1 आंसर कहां दिया हुआ है? कौन से पार्ट में दिया हुआ है? सी पार्ट में दिया हुआ है। आप लोग बहुत देर से आंसर के लिए परेशान थे, आंसर आ गया। लेकिन बच्चों सिर्फ आंसर ना सीखो, आंसर के पीछे का कॉन्सेप्ट भी सीखो। बात समझ में आई या नहीं आई ये थम्स अप करके बताओगे तो मुझे सही सही आइडिया मिलेगा। बताओ भाई। इस तरह के इस टाइप पर ना एक क्वेश्चन आना तय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये एक इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एकदम तय है। आइए ये सवाल लगाइए। जी जी शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। आपके थम्स अप आ रहे मतलब आपको बात समझ में आ गई। यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू लर्न द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Don't learn the questions, okay? Learn the type of questions, learn the variety of questions. You should be very much clear how many types of questions are there in your examination. इसके लिए परेशान मत होइए कि क्वेश्चंस कितने आए, कितने प्रकार के क्वेश्चन आए, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, दीपक यादव ने कहा रेशियो नहीं पूछता है। नहीं दीपक, रेशियो ही पूछता है, हर एक एग्जामिनेशन में रेशियो पूछता है। ये जो क्वेश्चन मैंने लगवा रहा था आपको, ये एसएससी जेई का ही आया क्वेश्चन है। आपने कौन सी बुक फॉलो की है जो आप कह रहे हैं कि रेशियो नहीं पूछता है? समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया बेटा? दीपक नहीं क्लियर हुआ? अरे बहुत सिंपल सी बात है यार। मैं और किसी को डाउट है क्या दीपक के अलावा? मैं दीपक आपको फिर से बता दे रहा हूं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा था कि हमें वाल पर और बॉटम पर
हमें क्या बोला, हमें बोला वाल पर और बॉटम पर फोर्स निकाल लो। हमने वाल पे फोर्स निकाल लिया, रो जी ए की वैल्यू 4 × 2 रखी, 4 उसकी ऊंचाई है ना, ऐसे सामने वाल है। सर क्वेश्चन के सामने से हट जाइए, ओके। सामने से देखिए, इस तरह से इसकी दीवार की ऊंचाई 4 है और चौड़ाई 2 है, तो 4 × 2 इसका एरिया हो जाएगा। उसका एच निकालेंगे तो 4 उसका लंबाई है, तो 4/2 हो जाएगा, एच बार 4 हाफ होता है ना, तो यहां से 16 रोजी आ गया। बॉटम का निकालेंगे तो बॉटम के लिए ये एरिया हो जाएगा, और ये जो बॉटम है, यहाँ पे बॉटम है मान लीजिए, और ये यहाँ तक अगर कोई, फिर यहाँ तक कोई पानी भरा हुआ है, तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका जीन मिलेगा, तो ये तो पूरा ही एच बार हो जाएगा ना। बॉटम वाला समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ज़रा। जैसे मान लीजिए ये बॉटम है, ये बॉटम है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लोगे ना, ये जी यहाँ मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक लोगे तो आपको एच बार मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये पूरा एच बार आपको मिल जाएगा 4। दीपक समझ में आया? सो 4 विल बी द वैल्यू ऑफ एच बार। बाकी लोग को क्लियर है भाई, बताओ। आगे बढ़ा जाए हम लोग 13 की तरफ। दीपक स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको फोन पे क्लियर कर दूंगा अगर कोई समस्या है तो, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर तो हो गया होगा, फिर भी डाउट है आप इसे कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा फिर से डिटेल में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो। 13, if W is the specific weight of the liquid and the H is the depth of any point from the surface, then pressure intensity at that point। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने प्रेशर इंटेंसिटी P इज इक्वल टू रो जी एच तो पढ़ा ही होगा, सभी लोगों ने P इज इक्वल टू रो जी एच तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, रो जी एच तो पढ़ा ही होगा। ये जो रो जी है इसी को W लिख सकते हैं, तो W इंटू एच हो जाएगा। यहाँ दोनों B और C ऑप्शन सेम कर दिए गए हैं, तो कोई एक चेंज कर लो, या तो B को चेंज कर लो या तो C को चेंज कर लो, ठीक है। तो मान लो हम B को सही मानते हैं, C को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, W/H कर दे रहे हैं, तो B सही हो जाएगा। हाँ, कोई स्मार्ट लड़के ने WH लिख दिया, उसने BCD नहीं किया, क्योंकि BC दोनों ऑप्शन सेम लग रहे थे ना। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये एसएससी जेईई में पूछा गया है, इसलिए मैं करा दे रहा हूं, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि व्हेन अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर, इस तरह की कोई वर्टिकल वॉल है और कह रहा है इट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन द बोथ साइड्स, द रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर क्या होगा। यानी इधर से प्रेशर जो है लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, तो मान लो इधर से F1 लग रहा होगा, इधर F2 से फोर्स लग रहा होगा, उसी तरह इधर से प्रेशर P1 लग रहा हो, P2 लग रहा हो, तो कह रहा है रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट डिफरेंस होता है हमेशा, जब प्रेशर का निकालते हैं ना तो प्रेशर का डिफरेंस होता है हमेशा, P1 माइनस P2 होगा। क्या होगा? डिफरेंस P1 माइनस P2, ये याद रखना हमेशा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ करके बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है कि बच्चे सोचे कुछ और लगा दें। रिजल्टेंट के नाम पे अमूमन आप ऐड कर देते हो ना, बट डिफरेंस जो होगा उसी का तो इंटेंसिटी आएगा प्रेशर का, ठीक है ना, कि ये कितना से लगा रहा है, ये कितना से लगा रहा है। सो द आंसर इज डिफरेंस। ओके 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 ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड। कोई बॉडी अगर इमर्ज है, डूबी हुई है, तो उस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम क्या है बच्चों? उस फोर्स का नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? बताओ भाई, उस फोर्स का नाम क्या है? कोई बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, इस बॉडी को डुबाया गया है, इस बॉडी को डुबाया गया है, कहीं पानी वानी में डुबाया गया है, इस बॉडी को कहीं पानी वानी में डुबाया गया है। तो कह रहे हैं इस पर ना एक ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा। अब ऊपर वाला फोर्स तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन नीचे वाला फोर्स तो सब लोग जानते हैं ना। अगर ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो नीचे तो एक फोर्स लग रहा है नो डाउट, और उस फोर्स का नाम क्या होता है? उस फोर्स का नाम होता है वेट। अब एक महान वैज्ञानिक हुए जिनकी कहानी मैं सुनाऊंगा, आर्किमिडीज साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि उन्होंने कैसे इसको खोज निकाला,
ठीक है ना। तो आर्किमिडीज की कहानी जब सुनाऊंगा आपको तो बताऊंगा यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए किस तरह से वो बाहर आ गए थे, ठीक है ना। तो आर्किमिडीज की कहानी जब बताऊंगा तो मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आर्किमिडीज साहब ने एक काम किया, उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है कि डूबने का प्रिंसिपल अलग है और तैरने का प्रिंसिपल अलग है। कोई बॉडी तैर रही है सिर्फ इसलिए कि वो डूब नहीं सकती, ये मामला कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वहां से उस कॉन्सेप्ट से उन्होंने एक इजाद किया नई चीज, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, उसका नाम दिया उन्होंने बायोंट फोर्स। तो नया कॉन्सेप्ट जो आता है उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होता है, बायोंसी। तो बायोंसी फोर्स जो होता है वो इसका आंसर होगा बी पार्ट। यानी यहां पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इस फोर्स को हम लोग बाकायदा डेरिवेशन करेंगे, एफ बी इसकी वैल्यू आएगी और एफ बी की वैल्यू आती है रो जी वी। क्या आती है, रो जी वी। याद रखिएगा, फीलिंग आनी चाहिए बच्चों, जब तक फीलिंग नहीं आएगी ना तो चीजें भूल जाओगे आप, जान लो। आपको फीलिंग आनी चाहिए। रो जी वी इसकी वैल्यू आती है। अब रो जी वी को जरा ध्यान से देखो, घनत्व बराबर क्या होता है, मात्रा बटे आयतन। तो एम अपॉन वी कर दिया इंटू जी इंटू वी। अब ध्यान से जरा देखो, मजा आ जाएगा भी आपको। वी से वी कट गया, क्या आ गया, एम जी। और ये फोर्स एफ जो आ रहा था बायोंट फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, एम जी। किससे बैलेंस हो रहा है, वेट से। वेट भी क्या होता है, एम जी। एम जी से एम जी बैलेंस हो गया, वेट से बैलेंस कर रहा था ना। सर अब थ्रस्ट और बायोंसी में डिफरेंस क्या होता है बताएंगे बेटा, पहले इसको तो समझ लो। ध्यान से समझ में आया कि बायोंट फोर्स किसको बैलेंस करता है, बायोंट फोर्स किसको बैलेंस करता है, वेट से। और वेट भी होता है mg। बायोंट फोर्स को हमने प्रूफ कर दिया mg के बराबर, mg से mg बैलेंस हो गया। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि वेट और बायोंट फोर्स में ये बैलेंस इस तरह से होता है। हम प्रूफ कराएंगे, इस फॉर्मूले को हम प्रूफ कराएंगे आपको। क्लियर है भाई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि एसएससी जेई में आ चुका है। एसएससी जेई में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है भाई, द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, प्रेशर। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों प्रेशर ना सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता, प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में है। प्रेशर बहुत ही डिटेल में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर यहां पे कोई स्टैटिक फ्लूइड है, हमने क्या ले लिया, स्टैटिक फ्लूइड। अब स्टैटिक फ्लूइड ले लिया और यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। आप लोग को लगता है कि प्रेशर की कहानी बस इतनी ही है ना, आपको यही लगता है कि प्रेशर की कहानी कहां तक है, बस फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ, ये कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, दिस इज द कंटेनर। और कंटेनर में ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। और कैसा फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है। बताइए यहां पे प्रेशर एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या यहां प्रेशर एक्ट करेगा? ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, उसका जवाब मुझे कल की क्लास में दीजिएगा तो प्रेशर को बताएंगे। स्ट्रेस और प्रेशर सेम है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है। स्ट्रेस और प्रेशर नितांत अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रेस का मतलब जानते हो क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है पेन, दर्द। जहां पेन है वहीं स्ट्रेस है। प्रेशर मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इंटरनल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, प्रेशर एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। मेरा एक वीडियो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, अगर आप कहेंगे तो मैं उसे शेयर करा दूं, किसी दिन प्रीमियर करा दूंगा। उसमें स्ट्रेस और प्रेशर में हमने कम से कम 10 अंतर स्पष्ट किए हैं, और ऐसे ऐसे अंतर जो आपको सुन के मजा आ जाएगा कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या क्या है, डिफरेंसेस है। कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर है, कौन सी टेंसर है। टेंसर क्वांटिटी का नाम सुना है? तो ये सारे डिफरेंसेस हमने वहां पे किए हैं। ठीक है ना। समर कह रहा है आंतरिक दर्द होता है स्ट्रेस। आपसे कोई पूछे स्ट्रेस क्या होता है ना, सिंपल सा एक बात बताया करो, स्ट्रेस माने पेन। जहां पेन है वहां स्ट्रेस है, जहां दर्द है वहां स्ट्रेस है, जहां दर्द नहीं है, पेन नहीं है, वहां स्ट्रेस नहीं है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं ना,
अभी मेरे को कोई कहे इधर जाओ, देखो मैं चला गया, नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। मेरे को कोई यहाँ पकड़ ले, अब कहे इधर इधर जाओ, तो यहाँ से मैं फिक्स हूँ अगर, तो मैं इधर नहीं जा पाऊंगा, तो वहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस का सिंपल सा फंडा है, वेयर देयर, एक आपने सुना होगा ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ये इसको तो याद रखिए। इसके साथ साथ आज से एक फार्मूला, एक कोट और रट लीजिए, वेयर देयर इज अ पेन देयर इज अ स्ट्रेस, जहां पेन है वहीं पर स्ट्रेस है। स्ट्रेस पे बहुत डिटेल में मैंने क्लास पढ़ाई है सोम की, अगर आपकी इच्छा होगी तो हम उसे प्रीमियर करेंगे। सोम पढ़ना चाहते हैं आप स्ट्रेस स्टेन वगैरह को, हम प्रीमियर कर देंगे, जरूर आप देखिएगा। आज फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास है, फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। शिवेन सर स्टूडियो में आ गए हैं और अब वो कास्टिंग को लेकर के आपके सामने नए नए क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं, हमेशा की तरफ फिर से आपसे कहता हूं कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलूंगा आपसे 5 बजे फ्लूइड मैकेनिक्स के शानदार क्वेश्चंस के साथ। कल का भी टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर डायनामिक्स से कराऊंगा, फिर पाइप फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर थ्योरी, वर्टेक्स फ्लो, इन सब को करते हुए हम लोग फ्लूइड मशीनरी तक का सफर तय करेंगे, जिसमें हम आपको टरबाइंस के बारे में, पंप्स के बारे में, वेलोसिटी ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट, सब ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।